नेक्स्ट जीएस कैप्सूल को आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो भारत की विदेश नीति से संबंधित है। संविधान का आर्टिकल 51 जो कि डीपीएसपी का अंतिम आर्टिकल है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा ऐसा कहता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि और उसमें अभिवृद्धि की बात करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, कई बार प्रीलिम्स के पेपर में भी पूछा जा चुका है। आपको ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 51 मैंने आपको कल बताया था कि जो आर्टिकल 50 है वो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने की बात करता है और 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि की बात करता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसको कहा जाता है। बलवंत राय मेहता, इन्हें पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। इन्होंने ही पंचायती राज व्यवस्था का स्ट्रक्चर तैयार किया और भारत में स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के लिए जो प्रयास था, जो गांधी जी की सोच थी, वो सब सही मायने में इनके द्वारा परिकल्पित की गई और उसके लिए रास्ता तैयार किया गया। तो नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद बात आती है आर्टिकल 51A जो कि मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। संविधान में इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी जी ने ऐड करवाया था। ये इसके पीछे उद्देश्य ये था कि जब हम लोगों को मौलिक अधिकार दे रहे हैं तो उसके साथ साथ कुछ दायित्व भी होने चाहिए, मौलिक कर्तव्य भी लोगों के पास होने चाहिए ताकि लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो सके। और इसीलिए मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया जो कि मूल संविधान में नहीं था। यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और मौलिक कर्तव्यों में एक बार संशोधन भी किया गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसमें बच्चों के लिए शिक्षा और व्यवस्था के लिए प्रावधान किया गया है। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा मौलिक अधिकारों में, डीपीएसपी में और मौलिक कर्तव्य तीनों में शिक्षा से जुड़े हुए प्रावधान शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वार्षिक वित्तीय विवरण का। संविधान का आर्टिकल 112 ये वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, जिसे हम सरल भाषा में बजट कह देते हैं। तो जो केंद्र सरकार का बजट है यानी कि वार्षिक रूप से आय और व्यय का जो ब्यौरा है, उसी को संविधान के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आर्टिकल 112 आप ध्यान रखिएगा, 112 ये बजट से संबंधित है जिसे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट को सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाएगा, सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण को। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिएगा, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव होता है। एक्चुअली जनरली हमारी सरकारें घाटे की वित्त व्यवस्था पे काम करती हैं। अगर सरकार की आय 100 पैसे की है तो सरकार का व्यय जनरली 136 135 पैसे के आसपास का होता है। तो जो ये 35 और 36 पैसे का डिफरेंस क्रिएट होता है, उसके लिए सरकार को घाटे की वित्त व्यवस्था करनी पड़ती है। सरकार को उधार या फिर ऋण लेना पड़ता है और उसी को घाटे की वित्त व्यवस्था कहा जाता है। इससे अर्थव्यवस्था पे तमाम तरीके का प्रभाव पड़ता है। अगर इसमें घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए सरकार नए नोट और सिक्के जारी करती है तो उसे हीनार्थ प्रबंधन कहा जाता है। सरकार 3 तरीके से घाटे की वित्त व्यवस्था कर सकती है। सरकार आंतरिक बाजार से उधारी कर सकती है, बाह्य बाजार से उधारी कर सकती है, देश के बाहर से उधार ले सकती है, या तीसरा हीनार्थ प्रबंधन का सहारा ले सकती है यानी कि नए नोट और सिक्के आरबीआई के माध्यम से जारी करवा सकती है। तो जब भी ऐसा किया जाता है तो उसका अर्थव्यवस्था पे प्रभाव ये पड़ता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है और जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो उससे मुद्रास्फीति फैलने लगती है। मुद्रा की सप्लाई बढ़ने से जो मुद्रा की क्रय शक्ति है, मुद्रा की खरीदने की क्षमता है, वो घट जाती है और उत्पादन की तुलना में अगर ज़्यादा मुद्रा मार्केट के अंदर आ जाए तो मुद्रा कालाबाजारी और जमाखोरी को बढ़ावा देती है। ज़्यादा मुद्रा होगी तो वो निगेटिव काम भी करने लगेगी, जिसमें कालाबाजारी और जमाखोरी विशेष रूप से है और महंगाई भी बढ़ती है, इन्फ्लेशन भी इससे क्रिएट होता है। और उसके साथ साथ अगर ये अत्यधिक हो जाए
यानी कि मुद्रा की पूर्ति बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये विकास दर पे भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। वैसे तो अर्थव्यवस्था के अंदर विकास और मुद्रास्फीति दोनों सहगामी हैं, लेकिन अगर एक सीमा से ऊपर मुद्रास्फीति चली जाए यानी इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन हो जाए, वो अपने सस्टेनेबल इन्फ्लेशन होने का दर्जा छोड़ दे और वो अर्थव्यवस्था में ओवर हीटिंग होने लगे, तो उस केस में फिर विकास और मुद्रास्फीति दोनों सहगामी नहीं रह जाते, दोनों साथ साथ नहीं रहते और वो ग्रोथ रेट को निगेटिव रूप से इम्पैक्ट डालने लगता है। तो ये कॉन्सेप्ट था घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाला प्रभाव। इसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 280। इसके अंतर्गत फाइनेंस कमीशन की, वित्त आयोग की चर्चा की गई है। वित्त आयोग जो है ये केंद्र और राज्य के बीच में करों के बंटवारे की अनुशंसा करने वाली एक संवैधानिक संस्था है। अभी वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्य कर रहा है। वित्त आयोग की कोई भी ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है इन 15 वित्त आयोगों में जिसकी रिकमेंडेशन को सरकार ने ना माना हो, और कोई रिकमेंडेशन, जो भी रिकमेंडेशन वित्त आयोग के द्वारा दी जाती है वो बाध्यकारी नहीं है। सरकार माने या ना माने सरकार की मर्जी पर है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। जो 13वां वित्त आयोग था उसने 32% के लिए रिकमेंड किया था कि 32% केंद्र जो है वो राज्यों को ट्रांसफ़र करे फंड। अब 32 से 14वें वित्त आयोग ने 42% कर दिया और 15वें वित्त आयोग ने उसको 41% कर दिया। 14वें वित्त आयोग में ये भी कहा गया था कि जो केंद्र राज्यों को पैसा ट्रांसफ़र करता है, करों में हिस्सेदारी 42% ट्रांसफ़र की जाए, वो अनटाइड फंड के रूप में हो। अनटाइड का मतलब कि राज्य जिस चीज़ में चाहे उसको खर्च कर सकें। टाइड फंड में होता था कि पर्पज़ लगा होता था कि ये मद इस पर्पज़ के लिए, अमाउंट इस पर्पज़ के लिए खर्च करना है, लेकिन उसको अनटाइड फंड के रूप में दिया जाए। ये 14वें वित्त आयोग की रिकमेंडेशन थी। 15वें वित्त आयोग में भी उसको जारी रखा गया है और रिकमेंडेशन 41% की गई है। तो इस वित्त आयोग के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच में जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, सहकारी संघवाद है, प्रतिस्पर्धी संघवाद की जगह सहकारी संघवाद को विकास को बढ़ावा मिलता है। राज्य और केंद्र के बीच में आपसी समन्वय से जो जनता है उसकी अधिकतम भलाई सुनिश्चित हो पाती है। इसलिए वित्त आयोग इन सारे दृष्टिकोणों से बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के अंदर निष्पक्षता, उसके अंदर पारदर्शिता और साथ ही साथ सरकारों की जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी को भी ये निर्धारित करता है, जिससे कि बहुत पारदर्शी तरीके से कार्य सुनिश्चित हो सके, क्योंकि वित्त आधार है किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास का। और जब एक संस्था के द्वारा उसका रिकमेंडेशन किया जाता है तो उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और सेटिस्फैक्शन लेवल केंद्र और राज्य के बीच में ज़्यादा देखने को मिलता है, जो विकास को एक नई गति और नई ऊर्जा प्रदान करता है। इसके साथ ही मैंने टाइड और अनटाइड फंड की बात करी, तो 14वें वित्त आयोग में जो अनटाइड फंड की बात है वो इस रूप में है क्योंकि कहा गया 14वें वित्त आयोग के द्वारा कि भारत चूँकि विविधताओं का देश है, यहाँ पर वन साइज़ टू फिट ऑल का कॉन्सेप्ट नहीं बन सकता कि एक ऐसा जूता बना दिया जाए जो सबको पहनाया जा सके। पहाड़ी राज्यों की परिस्थितियाँ अलग हैं, मैदानी की अलग है, पठारी की अलग है, तटीय क्षेत्रों की अलग है, और ऐसे में सारे राज्य अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरीके से अपने अलग अलग पर्पस से फंड को खर्च करने की अगर उन्हें फ्रीडम दी जाए तो ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। इसलिए 14th कमीशन के बाद से जो रिकमेंडेशन थी अनटाइड फंड की वो उसको लागू कर दिया गया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 280, और इससे जुड़ा हुआ जो प्रोविज़न है मैंने बता दिया कि वित्त आयोग की सबसे महत्वपूर्ण और एक ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि केंद्र और राज्य के बीच में करों के बंटवारे की सिफारिश करना। और इसकी अनुशंसाएं केंद्र सरकार पे बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ऐसे कोई एग्जाम्पल नहीं है जिसमें उसके रिकमेंडेशंस को ना माना गया हो। तो इस अंक में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अंक के साथ।